नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। ईडी ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों के खिलाफ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को दिल्ली में कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पार्टी देश भर में प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है। क्या है नेशनल हेराल्ड से जुड़ा घोटाला? जी हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। 1938 में आजादी के आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजी अखबार नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी। एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड नाम की कंपनी इनका प्रावधान करती थी। एजेएल, जी हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म है एजेएल। एक समय देश के प्रमुख समाचार प्रकाशकों में से था एक, जिसने नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन जैसे प्रतिष्ठित अखबारों को प्रकाशित किया था। यह अखबार स्वतंत्रता के आंदोलन की आवाज माने जाते थे और भारतीय राजनीति व समाज को दिशा देने में इनकी अहम भूमिका रही थी। साल 1942 में यह अंग्रेजों को खटकने लगा और इस अखबार पर बैन लगा दिया गया। हालांकि 3 साल बाद बैन हट गया। एजेएल ने 2008 में आर्थिक तंगी के कारण नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन रोक दिया। इसके बाद 2010 में कांग्रेस ने एजेएल को अलग अलग समय में कुल मिलाकर 90 करोड़ रुपए बतौर कर्ज दिए, जबकि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के मुताबिक कोई राजनीतिक पार्टी किसी को कर्ज नहीं दे सकती। नवंबर 2010 में नई गैर लाभकारी कंपनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुई और कांग्रेस के विश्वस्त सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जैसे लोग इसके निर्देशक बन गए। एजेएल ने यंग इंडियन को 50 लाख रुपए दिए, जिसके बदले उसका 90 करोड़ का कर्ज माफ हो गया। साथ ही एजेएल के सारे शेयर भी यंग इंडियन के पास चले गए। दिसंबर 2010 में राहुल गांधी और जनवरी 2011 में सोनिया गांधी को यंग इंडियन के बोर्ड में शामिल हो गए और उनके नाम कंपनी के 76% शेयर कर दिए गए। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस डील को घोटाला बताते हुए कोर्ट में केस किया। उनका आरोप था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90.25 करोड़ रुपए हड़पने की कोशिश की, जो नियमों के खिलाफ थी। एजेएल के अधिकांश पुराने शेयर धारकों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि यंग इंडियन और एजेएल की संपत्तियों से फर्जी दान, एडवांस किराया और विज्ञापनों के नाम पर करोड़ों रुपए की अवैध कमाई की गई। इन आरोपों के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ भी हुई। कुछ दिनों पहले ईडी ने एजेएल की 700 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को अटैच कर कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। कोर्ट में कब हुई सुनवाई? जी हाँ, ये भी जानना अहम है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका के बाद 2014 में ट्रायल कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, लेकिन गांधी परिवार को इस मामले में कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। 2014 में ट्रायल कोर्ट का समन 26 जून 2014 को ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर स्वामी की शिकायत के आधार पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत नई कंपनी में निदेशक बनाए गए सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा पेश होने का समन भेजा था। कोर्ट ने 7 अगस्त 2014 को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के सभी निवेशकों को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया था। 2015 में हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था और समन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने 7 दिसंबर 2015 को कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी थी और दोनों नेताओं को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। कोर्ट ने इस मामले में संदिग्ध आचरण को लेकर तल्ख टिप्पणियां की और कहा कि आपराधिक कार्रवाई को प्रारंभिक चरण में रोका नहीं जा सकता है। इसके बाद सोनिया राहुल निचली अदालत में पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ये मामला। जी हाँ, इसके बाद सोनिया और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सोनिया राहुल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हुए कहा कि ये मामला रद्द किए जाए और अंतरिम राहत के तौर पर पटियाला हाउस अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई जाए। जी हाँ, 12 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई रोक लगाने से इनकार कर दिया।
आईटी की जांच को मिली कोर्ट से मंजूरी। जी हां, इसके बाद आयकर विभाग ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए सोनिया और राहुल के टैक्स असेसमेंट को फिर से खोलने का निर्णय लिया। विभाग का आरोप था कि एजीएल अधिग्रहण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गई हैं। यंग इंडिया ने आयकर जांच को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि मई 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में आयकर विभाग को जांच जारी रखने की अनुमति दे दी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा आईटी का मामला। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और टैक्स असेसमेंट को फिर से खोलने का फैसला रद्द करने की मांग की, जिसके बाद दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडिस के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी दे दी। गांधी परिवार को आईटी का 100 करोड़ रुपए का नोटिस। जी हां, जनवरी 2019 में आयकर विभाग ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा था, उन्हें 100 करोड़ रुपए चुकाने को कहा था। आयकर विभाग ने कहा था कि गांधी परिवार ने 300 करोड़ रुपए की आय छिपाई थी। सोनिया गांधी पर 155.4 करोड़ रुपए और राहुल गांधी पर 155 करोड़ रुपए की आय कम दिखाने के आरोप लगे थे। ईडी की जांच और चार्जशीट प्रवर्तन निदेशालय ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच 2021 में जब शुरू की, जब 2014 में दिल्ली की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लिया था। जांच के दौरान ईडी ने पाया कि यंग इंडियन कंपनी ने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों को गैर कानूनी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया है, जिससे करीब 988 करोड़ रुपए की अपराध से अर्जित आय मिली। इस सिलसिले में ईडी ने 2023 में कार्रवाई करते हुए 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और 90.2 करोड़ रुपए के एजीएल के शेयर अटैच किए थे। अब अप्रैल 2025 में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आधिकारिक रूप से चार्जशीट दाखिल कर दी है। ईडी ने चार्जशीट में क्या कहा है, ये भी जानना बेहद ही अहम है। ईडी ने विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दायर किए हैं। इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। ईडी ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत धन शोधन का अपराध करने के लिए धारा 44 और 45 के साथ साथ कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों से निपटने वाली धारा 70 को भी लागू किया है, जिसके तहत फर्मों के पदाधिकारियों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा सके। ईडी ने पीएमएलए की धारा 4 के तहत आरोपियों के लिए सजा की मांग की है, जिसमें 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने जो 90.21 करोड़ रुपए का कर्ज एजीएल को दिया था, उसे मात्र 9.2 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर में तब्दील कर दिया गया है। बाद में यही शेयर यंग इंडिया को सौंप दिए गए हैं। ईडी का दावा है कि इस प्रक्रिया ने सोनिया और राहुल गांधी को एजीएल की बहुमूल्य संपत्तियों पर लाभकारी स्वामित्व दिला दिया। ईडी का यह भी आरोप है कि इस पूरे लेन देन के जरिए 414 करोड़ रुपए से अधिक की कर चोरी हुई है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।